हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आरओ के मद्देनजर रखते हुए क्रॉनिकल मैगजीन के जो मंथली मैगजीन है उसके महत्वपूर्ण सार को हैंड रिटन में आपको व्यवस्थित रूप से प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक अपने 3 लेक्चर को देखा है और हम लोग अभी सितंबर मंथ के राज्य और राष्ट्रीय बिंदुओं को कवर कर चुके हैं। लगभग ख़त्म होने वाला है और अब हम लोग इसके बाद फिर अक्टूबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है, तो यह हमारा आज का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग सितंबर के बचे हुए राज्य और राष्ट्रीय बिंदुओं को देखेंगे। ठीक, और यह आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आपको इसे बार बार देखना होगा, रिवीजन करते आप इसको चलते रहें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स में लास्ट टाइम में कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको बहुत सी मैगजीन मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन वो याद करना बहुत टफ होता है। आपको पहले से ही करंट अफेयर्स की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। करंट अफेयर्स आप अगर सही कर लेते तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप पहले से ही करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से समन्वित रूप में देख लें और उसे रिवीजन करते रहें। आपको केवल लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी पड़े, ना कि आपको उसे याद करने की कोशिश करनी पड़े। यह समस्या खड़ी करती है, जिससे कि हम लोग अपने जीएस के पेपरों पर भी उतना पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमें करंट अफेयर्स में बड़ी समस्या हो जाती है और ओवरऑल हमारा एग्जाम बेकार हो जाता है या फिर उसमें कोई दिक्कतें आ जाती हैं, आपको क्वालिफाई करने में समस्याएं आ जाती हैं। तो आपको अभी से करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और करंट अफेयर्स को अब देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, रटना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं भी समस्या ना हो। तो इसी संदर्भ में हम लोग अपना हैंड रिटन नोट्स, जो कि हम लोगों ने अपने खुद के लिए बनाया हुआ है आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखते हुए हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसके अलावा हम लोग घटनासार को भी इसी तरीके से बताएंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलेगी। आपको करंट अफेयर में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी समय हम लोग अब चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, हमने देख चुके थे, हम लोग द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम तक हम लोग इसे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके थे। अब हम देखेंगे संविधान हत्या दिवस। दोस्तों, इसे अभी हाल ही में मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। यह 25 जून को मनाया जाएगा, जिसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस के रूप में। और कारण क्या है कि इस दिन को ही संविधान हत्या दिवस घोषित करने का? तो दोस्तों, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने 21 महीने के लिए इसी दिन को आपातकाल घोषित किया था। ठीक है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है संविधान हत्या दिवस। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको एग्जाम में यह बिंदु देखने को मिल सकता है कि यह अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण परिषद जीएसआई कोलकाता में स्थापित किया गया और इस केंद्र का उद्घाटन किया है केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी। आपको यह भी याद रखना है कि उद्घाटन किसने किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि उद्घाटन वाला बिंदु भी पूछ दे रहा है, टाइमलाइन भी पूछ दे रहा है और छोटी छोटी बातें भी पूछ दे रहा है। लेकिन हम लोग कुछ लेवल तक तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऊपर से ही पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समस्या आएगी, क्योंकि अब पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन आयोग नहीं बना रहा, आयोग ने अपना लेवल थोड़ा सा उठा लिया है। तो आपको करंट अफेयर में उसी के बेसिस पे तैयारी करनी पड़ेगी, ना कि पिछले पीवाईक्यूज को देख के। हाँ, पीवाईक्यूज को देख के आप थीम पता लगा सकते हैं, ना कि आप लेवल पता लगा सकते हैं क्वेश्चन का। आप वहां से देख के पीवाईक्यू देखें, आप वहां से थीम देखें कि पूछने के जो एरिया है वो कहाँ कौन कौन से। ठीक है, तो दोस्तों, इसी के साथ ही भू संकेत एवं वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। एक भू संकेत संबंधी एक वेब पोर्टल है। ठीक है, तो यह हम लोगों ने अपने सितंबर के करंट अफेयर्स को देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा जो बचा हुआ है उसको, उसके बाद फिर हम लोग अक्टूबर के राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दों को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम हॉल में देखने को यह मिल जाएगा। एग्जाम पेपर में इसे आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर इसे कहीं लिख लें उस तरीके से।
विश्व धरोहर समिति का 76वां सत्र। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है भारतीय मंडप नई दिल्ली में, यानी विश्व धरोहर समिति जो है उसका 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और यह आयोजन भारत में प्रथम बार हो रहा, ऐसा नहीं कि इससे पहले हुआ, प्रथम बार विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया जा रहा है भारत के नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में। ठीक है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी, भारत के पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों यह जो विश्व धरोहर समिति है यह 1972 में स्थापित की गई है, और यह जो स्थापना की गई वह है यूनेस्को के अंतर्गत की गई। आपको यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, विश्व धरोहर समिति की स्थापना 1972 में की गई है और यह यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? एक तो चर्चा में रहने का कारण यह है कि भारत में आयोजित किया गया है इसका 46वां सत्र। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चराई देव मैदान, जो कि अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली थी, एक मतलब कि वहां शव को जो दफनाने की प्रणाली थी वो एक यूनिक थी, इसलिए इसे सांस्कृतिक एवं संपत्ति श्रेणी में भारत का 43वां धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें से दो महत्वपूर्ण बिंदु मिले, इसका आयोजन कहाँ किया गया और इसे चराई देव मैदान को सांस्कृतिक और संपत्ति श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस तरीके से भारत में अब तक 42 विश्व धरोहर स्थल थे, वह बढ़कर हो गए हैं 43। ठीक है दोस्तों, यह चराई देव मैदान है जो 13वीं से 19वीं शताब्दी में अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1253 में चाओ लुंग सिउफा द्वारा। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत का प्रथम विश्व धरोहर स्थल बना, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया है सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा, और इसे स्थापित किया गया आइजोल में अपना रेडियो 90.0 FM द्वारा इसे नाम से इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खर्ची पूजा। खर्ची पूजा दोस्तों त्रिपुरा का एक त्यौहार है, यह पारंपरिक हिंदू त्यौहार जिसमें 14 देवताओं को पूजा जाता है। ठीक है, अभय मुद्रा दोस्तों, अभय मुद्रा हाल ही में चर्चा में रही है, इसका यह क्या थी तो वह हम देख लेते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा भय को दूर करने का प्रतीक है अभय मुद्रा। इस तरीके से एक अंगुली और छोटी अंगुली और अंगूठी को मिला के बनाया जाता था, उस तरीके से अभय मुद्रा बनाया जाता था। यह प्रतीक दोस्तों भय को दूर करने का, जिसमें दाहिने हथेली कंधे से ऊंचाई पर बाहर की ओर होती है और उंगलियां ऊपर की ओर। ठीक है, आप इस बिंदु को समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब एक और प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आपने प्रोजेक्ट अस्मिता देखा था, उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट परी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आपको इन सब बिंदुओं को नोट डाउन करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। दोस्तों यह है 46वें विश्व धरोहर समिति के दौरान इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो आप ही जान ही रहे हैं कि 46वां विश्व धरोहर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें क्या किया गया है कि प्रोजेक्ट परी में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से प्रोजेक्ट परी को चलाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक कलाओं के साथ मूर्तियों एवं भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सजावट में परिवर्तन हो सके, सजावट बेहतरीन तरीके से लगे, उसलिए प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया है। तो कुछ जो पारंपरिक भित्ति चित्र और कलाएं हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों गोंड कला यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, तंजावुर कला तमिलनाडु से संबंधित, अल्पना कला पश्चिम बंगाल त्रिपुरा से संबंधित है, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना से संबंधित है, ऐपड़ उत्तराखंड से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, फड़ पेंटिंग थंगका पेंटिंग सिक्किम और लद्दाख से संबंधित है, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान से, लंजिया सौरा उड़ीसा से, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल से, पिथौरा कला गुजरात से, वारली महाराष्ट्र से। ठीक है, आप इन सब बिंदुओं को अच्छे से ध्यान देके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब दोस्तों हम लोग, यह था हमारा अभी तक सितंबर का राज्य और राष्ट्रीय समाचार के मुद्दे। ठीक है, अब हम लोग आज से अक्टूबर के राज्य एवं राष्ट्रीय समाचार के मुद्दों को देखेंगे। ठीक है, जिससे कि हम इसके बाद फिर और जो उसमें अन्य चीजें हैं उसको भी हम देखते हुए चलेंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
खेल, ये सब भी आगे देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग राज्य और राष्ट्रीय समाचार को ही कवर करेंगे। ठीक दोस्तों, अक्टूबर में पहला बिंदु है अगस्त, यूपी की प्रथम एकीकृत हरित सड़क, शहरी सड़क। तो दोस्तों इसे मेरठ मेरठ में निर्मित किया जाएगा। इसकी लंबाई है 2.15 किलोमीटर। इसका निर्माण सीएम हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत होगा। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग देखते हैं स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। यह वाराणसी में स्थापित की जाएगी। भारत सरकार, इसका संचालन किया जाएगा भारत सरकार प्लस IIT बिच्चू प्लस डेनमार्क के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या है स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का? तो दोस्तों इसमें अस्थायी नदी प्रबंधन, छोटी नदियों का पुनरुद्धार, ये सब के लिए व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए इस प्रयोगशाला का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, यम युवा। दोस्तों यूपी बजट 2024-25 के तहत 3 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसमें लक्ष्य क्या है? तो प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख की परियोजना पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों में 10 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत। और इसका पात्रता बिंदु देख लेते हैं। तो दोस्तों यूपी का अस्थायी निवासी हो और वह 21 से 40 वर्ष तक उसकी आयु हो इसके बीच में, और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8वीं पास हो। ठीक है, और इसका कार्यान्वयन किया जाएगा इस योजना का, यम युवा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा यूपी MSME विभाग द्वारा। आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला बिंदु। तो यह है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नर। तो यह है नोएडा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन और साधारण पुलिस सेवाओं हेतु नोएडा को ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट बना। आदर्श सौर शहर, तो दोस्तों अयोध्या को आदर्श सौर शहर के रूप में घोषित किया गया है, जिसकी कुल ऊर्जा खपत का 10% बिजली ऊर्जा से आता है। ठीक है, तो आपको इसे भी नोट डाउन कर लेना है। एक पहल, दोस्तों जो एक पहल जागरूकता अभियान है, यह यूपी में जो आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के होती है उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों के बीच जागरूक करने के लिए इस पहल का आयोजन किया गया है। ठीक है, आप इतना ही नोट डाउन कर लेंगे, इतना ही ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना, दोस्तों यूपी सरकार द्वारा इसे दिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इस यूपी व्यवसाय और कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना की शुरुआत की गई है। आप इसे भी याद रखेंगे। अब हम देखेंगे अपने और अगले बिंदु को। दोस्तों यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, यह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था, जो 25 से 29 सितंबर के बीच में किया गया था। मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया बिहार सरकार ने। बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध, जो कि सीडैक द्वारा निर्मित है और सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, दोस्तों यह ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया जिले में स्थित है, जहां पर अभी हाल ही में गुड़मार नामक पौधे में औषधि की खोज की गई। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक, ये जो सैनिटरी नैपकिन है तो पैसे देने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम हॉल में मिल सकता है। ठीक है सॉरी, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, दोस्तों यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य, दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में इसकी घोषणा की गई।
और इससे संबंधित अन्य तथ्य यह है कि ये इसका जो क्षेत्रफल है वह 2829 मानी 2829 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, यह कोरिया, सूरजपुर, बलरामगढ़, मनेन्द्रगढ़ जैसे जिलों में स्थित है और यह भारत का 56वां बाघ अभयारण्य बन गया है। 57 बाघ अभयारण्य श्रीलंका की राजधानी और 57वां अब वर्तमान में 57वां बाघ अभयारण्य रातापानी बना हुआ है। ठीक है, आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो गई। हमने श्रीलंका की राजधानी को बताने लगा था मैं, आपको इसे नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। 57वां बाघ अभयारण्य है रातापानी बाघ अभयारण्य। ठीक, अब हम अगले बिंदु को देखते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसे झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 21 से 50 वर्षीय गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मन्याचीवाड़ी ग्राम सतारा महाराष्ट्र में जो कि स्थित है, यह महाराष्ट्र का प्रथम सौर गांव है। बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, यह भी महाराष्ट्र से संबंधित है। इसकी लंबाई लिख लो आप लोग, 22,426 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अल्पसंख्यक शोध और प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र सरकार द्वारा संभाजी नगर में अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय के निर्माण के साथ ही अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, सुभद्रा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योजना आपको इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। वैसे तो यह उड़ीसा सरकार की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा केंद्र का भी एंगल है। दोस्तों, उड़ीसा में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 5 वर्ष में 50,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य भारत का वह है उड़ीसा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देश का प्रथम चावल एटीएम, दोस्तों देश का प्रथम चावल एटीएम अन्नपूर्ति अनाज एटीएम भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यह भी नोट डाउन कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। वैसे तो संस्थान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नीति आयोग के मॉडल पर गुजरात के थिंक टैंक द्वारा इसे निर्मित किया गया है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे और अपने अगले बिंदु पर। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा करी गई है, यानी 5 नए जिले वहां बनाए गए हैं। यह घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई है, आप इसे याद रखेंगे। इस तरीके से लद्दाख में अब टोटल 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो 2 ही थे। लद्दाख में 5 नए जिले जो हैं वह जास्कर, द्रास, नुब्रा, असम, चांगथांग, ये 5 क्षेत्र हैं जो कि जिलों के रूप में प्रोन्नत किया गया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। विज्ञान धारा योजना, दोस्तों इस योजना को अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे या देख लेंगे। ठीक है, यह है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 3 अलग अलग योजनाओं को मिलाकर बनाया जा रहा है विज्ञान धारा योजना। ठीक है, तो जो 3 अलग अलग योजनाएं हैं वह कौन सी हैं, इसको हम देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण पहला बिंदु है, यह पहला योजना है। दूसरा योजना अनुसंधान और विकास, तीसरी योजना है नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। ठीक है, अब हम अपने अगले बिंदु को देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये पहली बार हो रहा है, तो और वो भी बहुत वैश्विक लेवल पे इसकी एक अलग इमेज है, तो क्वेश्चन बनाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें या देख लें ध्यान से। इसमें क्या है कि 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो कारण क्या है कि इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा? दोस्तों इसी दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, और इस तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया था भारत। ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं। और दोस्तों इसका थीम भी देख लेते हैं प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का, तो वह है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यहाँ से कोई भी बनाया जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन करते रहें, याद करते रहें, ठीक है। तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन। तो इस केंद्र का स्थापना पहली बात तो कहाँ की गई है देखते हैं दोस्तों। इस केंद्र की स्थापना चेन्नई में करी गई है। 2 नई तटरक्षक इकाइयां चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में, ठीक है। दो नई तटरक्षक इकाइयों के रूप में चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव का भी निर्माण इसी के साथ किया गया है और इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब यह महत्वपूर्ण बिंदु आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। कलानिधि करुणानिधि करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के एक राजनेता है, उनकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है और यह स्मारक सिक्का राजनाथ सिंह ने जारी किया, ठीक। यानी कि राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया है, जारी तो आरबीआई करेगा, ठीक है। भारत की पहली डिजिटल अदालत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है बिंदु है, या प्रथम बार है, या एग्जाम हॉल में इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों इसे केरल के कोल्लम जिले में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है, तो 24/7 ऑन कोर्स इसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन किया गया है, इस पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई द्वारा किया गया है, जो कि अब अपने अगले CJI भी बनने वाले हैं, ध्यान देना। यह चेक बाउंस के निपटान संबंधी कार्य करेगी, यह जो डिजिटल अदालत है। माइकल देवव्रत पात्रा समिति, तो यह जो समिति है इसे आरबीआई द्वारा गठित किया गया है। यह आरबीआई द्वारा नियमित प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों पर मानकीकृत करेगी, इसलिए आरबीआई ने माइकल देवव्रत पात्रा समिति का गठन किया गया। पीएम मोदी द्वारा 109 फसलों की किस्मों का अनावरण किया गया। दोस्तों क्या है कि ICAR जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा विकसित 61 फसलों के 109 किस्मों को पीएम मोदी ने अनावरण किया है नई दिल्ली में उसके कन्वेंशनल टाइम पर। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, किस्में, फसल की किस्में हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान देंगे। पूजा 1801 बाजरा है, पूसा 2002 बाजरा है, गिरनार 6 मूंगफली है, नंदयाल 1267 चना है। आप इन सब बिंदु को अच्छे से देख लेंगे। अब चलेंगे हम अपने अगले बिंदु की तरफ दोस्तों, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन, यानी डिजिटल शक्ति केंद्र। दोस्तों इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा, जो कि पुराने अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। डिजिटल शक्ति अभियान के तहत साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा इसे निर्मित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस द्वारा इसे आयोजित किया गया है। विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण को इसे एशियाई परिवहन विकास संस्थान नई दिल्ली में इस प्रशिक्षण को आयोजित किया गया था, और किसके द्वारा, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस द्वारा। दोस्तों अंग परिवहन के लिए प्रथम बार दिशा निर्देश जारी किए गए। यह दिशा निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें मानव अंगों और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं एवं मस्तिष्क मृत रोगियों के अंग प्राप्त कर सकते हैं। मानव अंगों का परिवहन भारत से बाहर नहीं हो सकता, इसे महत्वपूर्ण तथ्य आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों भारत मौसम विज्ञान प्रभाग IMD व रिलायंस फाउंडेशन के बीच समझौता किया गया। यह समझौता किस लिए किया गया, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जलवायु संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच में सुधार हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD व रिलायंस फाउंडेशन के बीच इस समझौते को चालू किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 यह संस्करण कौन सा, तो यह 4th संस्करण है। उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन MP के CM मोहन यादव ने किया है, और इसका आयोजन, इस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। इसका विषय कौन सा है, तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। आयोजनकर्ता के रूप में हम इसे देख लेते हैं, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उन्नत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल व MP
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा इसे आयोजित किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है राष्ट्रीय संस्कृति कोष। इसकी स्थापना की 1996 में। चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1899 के तहत इसे एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह जो कोष है वह मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17वां दिव्य कला मेला, इसका आयोजन रामपुर में किया गया। उद्घाटन तो इसका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग सशक्तिकरण विषय विभाग द्वारा 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यह था हमारा करंट अफेयर आज का, और हम अब अगले करंट अफेयर्स का अगले भाग को लेकर हाजिर होंगे, जिसमें आपको जनवरी फरवरी तक लगभग राज्य और राष्ट्रीय बिंदुओं को कवर किया जाएगा, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों को कवर किया जाएगा। और यह 60 नोट्स बहुत ही विस्तृत और संक्षिप्त दोनों ही कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप में, और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा गया है जो कि एग्जाम हॉल में आने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से रिवीजन करते चलें, और हम लोग घटनासार का भी करंट अफेयर आपको करवाएंगे पॉइंट टू पॉइंट पूरा। इससे आपको करंट अफेयर में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आप आर के लिए इसे बेहतर तरीके से डेली देखते रहें। और अगर आपको यह अच्छा लगे यह वीडियो करंट अफेयर्स का, तो आप कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम लोगों का मनोबल और बढ़े, हम लोग और कंटेंट, बेहतर कंटेंट के साथ ही अन्य चीज़ों के भी वीडियो को ला सकें। ठीक है, यह था आज का करंट अफेयर। तो हम लेकर हाजिर होंगे अगले करंट अफेयर्स के बिंदुओं को। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद।